हाँ हाँ। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से हुंकार बैच में। साथियों जल्दी से जुड़ जाइए। आपका स्वागत करता हूं मैं, आपका अपना साथी सौरभ सर, आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शानदार तरीके से जुड़ जाइए। आप सभी साथियों का आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट। एक बार सभी साथी थम्स अप कर दो फटाफट अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग नितिन, गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग सोहन, गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग विकी, गुड मॉर्निंग कृति, गुड मॉर्निंग निधि, गुड मॉर्निंग मनीष। आप सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, आभार, अभिनंदन। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस प्यारे से हुंकार 2025 के बैच में, बहुत सारी, जिसमें मैं आपको वादा करता हूं क्वालिटी का। बिल्कुल साथियों, ये बैच एक ऐसा बैच है जो आपको क्वालिटी के वादे के साथ साथ गारंटी करता है रिजल्ट की, एक ऐसे रिजल्ट की जो पिछले 3 सालों से लगातार हम स्टेट टॉपर्स देते आ रहे हैं। उसी रिजल्ट की गारंटी ये बैच हमारा करता है, क्योंकि इस बैच के लिए हम जान लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ये एकमात्र बैच नहीं है, ये साथ है हमारा और आपका साथ, ये साथ है टॉपर बनने तक का साथ। तो साथियों जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। आप सभी की आशा थी कि आप सभी चाह रहे थे कि एक सर एक्स्ट्रा क्लास हो जाए न्यूमेरिकल की, तो मैंने लगा दी है 10 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास है न्यूमेरिकल की, तो उसमें भी जुड़िएगा। फिजिक्स की न्यूमेरिकल की एक्स्ट्रा क्लास लगाई है मैंने। आप सभी के लिए हार्ड कॉपी हैंड रिटन नोट्स जो है डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ये नंबर दिया हुआ है। अगर आपको भी हैंड रिटन नोट्स लिखने में दिक्कत आती है, समझने में कहीं दिक्कत आती है, तो आप एक लिखी लिखाई हैंड रिटन नोट्स को अपने घर पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, इससे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं मैं। हुंकार 2025 आप सभी जानते हैं ये वो वर्ष है जिसमें आप जाओगे बोर्ड में परीक्षा के लिए लिखने के लिए। तो साथियों आपका अपना सौरभ सर आज आपके लिए बहुत शानदार चीज लेकर के आया हूं, और वो है आपका डाउट सेशन। बिल्कुल सर, डाउट सेशन और क्या, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। तो साथियों जल्दी से जुड़ जाइए। पहले चैप्टर का पहला डाउट सेशन आपके लिए है। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा था बीच में एक डाउट सेशन हो जाता, ताकि आपकी हमारी जो बातें हैं, जो डाउट बॉक्स में नीचे होती हैं, वो थोड़ा सा हो, और चीजें जो आप जानना चाहते हो, ठीक है, जो आप समझना चाहते हो, दो चीजें हैं। तो आज डाउट सेशन है, पीवाईक्यू सेशन लगाऊंगा। सबसे पहला मैं, एक बच्चे ने पूछा था सर कूलम के नियम की सीमाएं बताइए, तो ये डाउट का ही पार्ट है। तो अब जरूरी भी है। पहली बात, ये एग्जाम में नहीं आता, ये एग्जाम में आता नहीं था कूलम के नियम की सीमाएं लिखना, इसलिए मैंने इसे हटा दिया था। लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, कूलम के नियम की सीमाएं, सीमाएं यानी कूलम का नियम कहां तक ही अप्लीकेबल है, कहां तक ही इसे लगाया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन कौन से ऐसे नियम है कि उस नियम के बाद कूलम का नियम लागू नहीं होगा। तो आपको यह समझना जरूरी है कि कूलम का नियम कहां लागू हो सकता है और कहां पे लागू नहीं होगा। क्या बताता है कूलम का नियम? कूलम का नियम बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है, उस बल के बारे में बताता है कि बल कितना लगेगा। ठीक है, तो भाई साहब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और ये बल कहता है कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। बिंदु आवेशों के लिए मतलब बहुत ही सूक्ष्म आवेशों के लिए, थोड़े आवेशों के लिए ही सत्य है। बहुत बड़े बड़े आवेशों के लिए कूलम का नियम सत्य नहीं है। एक आवेशित निकाय के लिए, एक ऐसी बॉडी जिसमें बहुत सारे आवेश है, उसके लिए सत्य नहीं है। तो कूलम का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, तो याद रखिए छोटे आवेशों के लिए ही सत्य है, थोड़े से आवेशों के लिए ही सत्य है। आगे कहता है कूलम का नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि दो आवेशों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो जाए, किलोमीटर में दूरी हो जाए, तो 1 किलोमीटर दूर रखे हो दो आवेश और कहोगे इसमें बीच में बल लग रहा है, तो कोनो बल नहीं लगेगा, तब वहां पे कूलम का नियम सत्य नहीं होगा। तो अधिक दूरी के लिए कूलम का नियम सत्य नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, वो तो छोटी दूरी है, 10 की घात -14 मीटर, ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहां से
आगे देखिए क्या कहता है, यह नियम 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है। मतलब अगर आप बहुत छोटी दूरियां चले गए, 10 की पावर -15, मैं बता देता हूं क्या होता है। देखिए 10 की पावर -15 मीटर एक नाभिक के अंदर चले जाते हो आप, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या आप मान सकते हो, तो नाभिक की त्रिज्या रेडियस ले सकते हो किसी भी परमाणु के नाभिक की। तो अगर किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10 की घाते -15 मीटर ले रहे हो, तो नाभिक के अंदर चले जाओगे, तो नाभिक के अंदर तो ये लागू हो ही नहीं सकता कूलम का नियम। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। मान लो यहाँ पे 4 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है। आपको ये बात पता है कि नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन रहते हैं वो नाभिक को छोड़ के नहीं जाते, नाभिक को छोड़ करके वो नहीं जा सकते। प्रोटॉन बहुत सारे नाभिक के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी इन सारे प्रोटॉन में धनावेशित आवेश होता है, सारे प्लस होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को धक्का यहां पे नहीं मारते, धक्का मार के एक दूसरे को दूर दूर नहीं करते। एक ऐसा बल होता है जो इनको सबको बटोरे रहता है, पास में सबको पकड़े रहता है, जकड़े रहता है। तो नाभिक के अंदर कई सारे प्रोटॉन होते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, नाभिक के अंदर कई सारे प्रोटॉन होते हैं, सारे प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, फिर भी धनावेश में प्रतिकर्षण देखने को नहीं मिलता। सारे प्रोटॉन आपस में पास पास साथ साथ हंसी खुशी नाचते गाते खाते पीते बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक के भीतर कूलम का नियम लागू नहीं होता। कौन सा नियम लगता है नाभिक के अंदर? नाभिकीय बल। कौन सा लगता है नाभिक के भीतर? नाभिकीय बल। एक चैप्टर है नाभिक करके, उस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस नाभिकीय बल के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये नाभिकीय बल आखिरकार लगता कैसे है, क्या है ये नाभिकीय बल, क्यों लग रहा है। तो जब मैं ये चैप्टर नाभिक पढ़ाऊंगा आपको, आगे सेकंड बुक में चैप्टर है, तो इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये चीजें बताऊंगा कि आखिरकार ये नाभिकीय बल होता क्या है, कैसे लगता है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिलहाल आप इतनी बात समझ लीजिए कि नाभिक के अंदर सारे धनावेश बहुत सारे होते हैं, नाभिक की त्रिज्या लगभग इतनी मानी गई है सभी परमाणुओं की, और फिर भी जो है वोट फॉर ब्लैक बोर्ड। अरे ये वाला बोर्ड ज्यादा अलग अलग थोड़ी दिख रहा है, देखिए ना, ये आंख में नहीं गड़ रहा। देखिए मैंने इसमें लाइन खिंचवा दी, तो ये आंख में थोड़ी ना गड़ रहा है। देखो सही तो लग रहा है, कलर तो सही लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा यार, कलर बिल्कुल देखो, इतना चमक चमक कलर है, इतना शानदार कलर है, विजिबल भी बढ़िया है, दिख भी बढ़िया रहा है। चलो अच्छा, कल से करवा देंगे, आज आज कर लो, आज कर लो किसी तरीके से, कल से हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जो है टीम को ऊपर भेज दूंगा, वो कर देगी, ठीक है। अभी टीम ने हमें ये दिया है तो इस पे आज पढ़ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है, आज पढ़ लो, ठीक है। आज पढ़ लो, फिर कल से ठीक करा देंगे, कल से ठीक करा देंगे, आज पढ़ लो, ठीक है, आज पढ़ लो बस, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, प्लीज आज पढ़ लो, कल से ठीक करा दें, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिख देना, मैं ठीक करा दूंगा पक्का, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। वैसे कलर कुछ अच्छा तो लग रहा था मुझे, मैंने कहा कि ठीक है, विजिबल भी होगा स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें काला भी बढ़िया चल रहा है, लाल भी चल रहा है, पीला भी बढ़िया लग रहा है, सारे कलर इस पे अच्छे लग रहे हैं। मैं करा दूंगा, परेशान ना हो, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, परेशान नहीं हो। अच्छा अब फिर इसमें लड़के कह रहे हैं सर पिंक बोर्ड मंगाइए, लड़कियां कह रही हैं सर पिंक बोर्ड करिए, तो क्या ये पॉसिबल है पिंक बोर्ड कर दें? हाँ बताओ जरा से, कुछ लड़कियां कह रही हैं सर पिंक बोर्ड कर दीजिए। ये तो ये तो संभव नहीं है ना। चलो भाई आगे देखते रहिए। फिलहाल मैं क्या कह रहा था कि नाभिक के भीतर चले जाते हैं परमाणु के, तो जो हमारा कूलम का नियम है वो लागू वहां पे नहीं होता। तो 10 की घाते -15 मीटर से अगर हम छोटे दूरी चले जाते हैं, यानी नाभिक के भीतर चले जाएंगे, तो नाभिकीय बल प्रभावी हो जाएगा और कूलम बल वहां पे नहीं लगेगा, वहां पे कूलम का बल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि नाभिक के भीतर प्रोटॉन बहुत सारे होते हैं, सब धनावेशित होते हैं, फिर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण नहीं करते,
शांति से बैठे रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं नाभिक के भीतर, ठीक है। तो वहां पे कूलम का नियम लागू नहीं होता 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरी पर, क्योंकि 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल की प्रधानता के कारण यह बल अनुपयुक्त हो जाता है, ठीक है। ये देखिए आगे क्या कहता है, यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक नियम क्या होता है? सार्वत्रिक नियम ऐसा होता है जिसमें आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो बीच के माध्यम पर निर्भर ना करे। समझ में आता है कि माध्यम कैसा भी हो उन दोनों आवेशों के बीच में माध्यम पे निर्भर ना करे, ऐसे बल को कहते हैं सार्वत्रिक बल, ठीक है। लेकिन कूलम का नियम दो आवेशों के बीच में रखे गए माध्यम पे निर्भर करता है। जैसे अगर इनके बीच में कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दें, परावैद्युत पदार्थ मैंने बताया था ना, जल रख दो, धातु रख दो, कांच रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है। तो अगर इन दो आवेशों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में अगर कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दें और उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K हो, परावैद्युतांक मैंने बताया था ना, सारे परावैद्युत पदार्थों को एक अंक निश्चित किया गया है, एक नंबर दिया गया है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं परावैद्युत का अंक, परावैद्युतांक, ठीक है। तो अगर इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दी, आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ है और उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना माना हमने? K माना। कितना माना? K माना। तो फिर दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाता है? कम हो जाता है। यानी अब आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो 1/K हो जाएगा, ठीक है। पहले जो बल लग रहा था उसका 1/K हो जाएगा। वायु में जो बल लग रहा था, वायु में मान लो कि बल लग रहा है, वायु में बल लग रहा है FA, एयर में बल FA लग रहा है, एयर में बल FA लग रहा है, तो K से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। माध्यम में लगने वाला बल, मीडियम में लगने वाला बल, एयर में लगने वाला बल बटे में K। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, आप नहीं समझे तो उदाहरण के तौर पे समझो। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि दो आवेश हैं, एक है Q1 एक है Q2 और इनके बीच दूरी है R, और मैंने कहा भाई साहब अभी ये कहाँ रखे हुए हैं? वायु में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? वायु में रखे हुए, मतलब इनके बीच में कहाँ है? वायु है। दोनों आवेशों के बीच क्या है? वायु है। तब इनके बीच लग रहा है 5 न्यूटन का बल। कितने न्यूटन का बल? 5 न्यूटन का बल। दोनों आवेशों के बीच कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 5 न्यूटन का। उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूं, मानो, समझो। अगर इन्हीं को मैं रख दूं, इनके बीच में मैं रख दूं कितना? मैं इनके बीच में रख दूं भैया पानी रख दूं। क्या भर दूं? इनके बीच में पानी भर दूं, दोनों आवेशों के बीच पानी भर दूं, और मैं अब पूछूं कि बताओ कितना न्यूटन का बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच में? दोनों आवेशों के बीच में कितना न्यूटन का बल लगेगा? तो आप कहोगे सर दोनों आवेशों के बीच में आपने जल भर दिया है, जल का परावैद्युतांक हमें पता है कितना होता है? 80 होता है। तो फिर बताओ जो बल होगा अब, वो बल माध्यम का लगने वाला बल, वायु में लगने वाला बल बटे में कितना? 80। 80 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? वायु में कितना बल लग रहा है? 5 न्यूटन का, बटे में जो भी आपने परावैद्युतांक कितना? 80 डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, कितनी बार में कटेगा? 16 पंचे 80 होता है, तो 16 बार में 1/16, 1/16 हो जाएगा। क्या आप बताओ समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ? फिर से समझा दे, फिर से समझा दे। चलो समझो समझो समझो, फिर से देखो, फिर से देखो, जल्दी से देखो, फिर से देखो, जल्दी से देखो भाई, जल्दी से एक बार देखना, दोबारा से समझाने जा रहा हूं, दोबारा से, ठीक है। फिर से समझो। देखो एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R है। दोनों धनात्मक हैं, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। मैंने कहा कि अगर एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो इनके बीच जो बल लग रहा है वायु में, जब इनके बीच में वायु है, दोनों आवेशों के बीच क्या है? वायु है। मैंने कहा इनके बीच बल लग रहा है कितना? चलो हम मान लेते हैं कि 160 न्यूटन बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? 160 न्यूटन बल लग रहा है,
ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इन दोनों आवेशों को कहां रख दिया जाए, इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में पानी भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए, जल भर दिया जाए दोनों आवेशों के बीच में, तो आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है। जल एक परावैद्युत पदार्थ है और जल का परावैद्युतांक कितना होता है, बताओगे सभी बच्चे, बताओ जल का परावैद्युतांक कितना होता है। जल का परावैद्युतांक बताओ, के का मान बताओ, जल का कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। क्लास में बताया था ना मैंने। तो जल का परावैद्युतांक 80 होता है। मैंने क्या कहा, दोनों आवेशों के बीच में जल भर दिया। अब बताओ दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। अब दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, तो अब माध्यम आ गया ना दोनों के बीच में, तो यहां लिखोगे माध्यम। माध्यम में लगने वाला बल बराबर होता है वायु में लगने वाला बल बटे में के। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए कितना दिया हुआ है, एफ ए मतलब वायु में कितना बल लग रहा है, 160 न्यूटन बटे में के, यानी कि माध्यम में रखने पर कितना, माध्यम का परावैद्युतांक है 80, डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 8 दूनी 16। माने माध्यम में मतलब जल में रखने पर दोनों आवेशों के बीच में जब जल भर दोगे तो कितना बल लगने लगेगा, बताओ 2 न्यूटन का। कितना बल लगने लगेगा, 2 न्यूटन का। तो जल रखने पर बल बढ़ा कि घटा, दोनों आवेशों के बीच में जल रखने पर बल बढ़ा कि घटा, बल बढ़ा कि घटा। पहले रखता एयर था, वायु थी, तो कितना बल लग रहा था 160 न्यूटन। जल रखने पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 2 न्यूटन। घट गया, घट गया। तो इससे क्या सीखे, इससे यह सीखे कि दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई परावैद्युत माध्यम भर दोगे तो बल हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आ गई सबको, सबको बात समझ में आ गई, 2-2 बार समझा दिया। अब ये मत कहो यार फिर से समझाइए, फिर से समझाइए। अब सब कहोगे तो हम घर आके तुमसे चाउमीन बनवा के तुम्हारे बगल में बैठ के खाएंगे, समझ लेना, फिर समझ लेना सारे टमाटरों। चलिए, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है हमारे अंजीत कुमार बाबू ने पूछा था एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे अंजीत कुमार बाबू ने कल डाउट में पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था, दो समान सिक्काएं, सिक्काएं मतलब कि सिक्के हैं, सिक्काएं लिख गया, दो समान सिक्काएं जो समान आवेश रखते हैं, दोनों पर समान आवेश है, 4.5 मीटर दूरी पर स्थित है। यदि दोनों के बीच विकर्षण, विकर्षण मतलब आप प्रतिकर्षण समझ सकते हैं, विकर्षण बल 40/9 न्यूटन हो तो प्रत्येक सिक्का पर आवेश होगा, हर एक सिक्के पर आवेश कितना होगा। अंजीत बाबू आपका ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, सभी बच्चों के काम आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया। तो अंजीत बाबू जो है सब बच्चों को थैंक्स कहना चाह रहे हैं मेरी तरफ से, कह दीजिए, शर्माओ नहीं, कह दो थैंक्स। चलो, अच्छा ये अब अच्छा देखो क्वेश्चन, कई सारे बच्चों का जिन्होंने क्वेश्चन फोटो खींच करके भेजा था, मैं सबका लाया हूं क्वेश्चन बताने के लिए, परेशान ना हो, सबकी बारी आएगी बारी बारी से, ठीक है। एक बच्चे ने तो कई सारा क्वेश्चन भेज दिया था, 5-6 क्वेश्चन, तो अगली क्लास में 10 बजे वाली क्लास में उसका क्वेश्चन बताऊंगा, सब बच्चे आना, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आज करेंगे, मजा आएगा। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है दो समान सिक्काएं हैं, मैं यहाँ पे एक सिक्का बना लिया, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा है, दो समान सिक्काएं, बना लिया दो सिक्का, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां क्या दिक्कत होगी, सिक्काएं जो समान आवेश रखते हैं, समान आवेश का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर भी क्यों आवेश, इसके ऊपर भी क्यों आवेश, अगर ये प्लस तो ये भी प्लस, यही होता है समान आवेश मतलब। हाँ सर बिल्कुल यही होता है, समझ गए, इतना इतना समझ गए। आगे देखो, कह रहा है 4.5 मीटर दूरी पर स्थित है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है, दूरी r होता है, लेकिन r का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया है r का मान, कह रहा है दूरी 4.5 मीटर। चलो भैया ये भी पता है हमें, सबको पता है इतनी बात, सब इतनी बात समझ गए। आगे देखो, कह रहा है यदि दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल 40/9 न्यूटन है, दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण ही लगेगा, कहे भाई ए बी प्लस, धक्का ना मारेगा एक दूसरे का, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण बल कितना दे रहा है जी, प्रतिकर्षण बल कितना दे रहा है, तो कहेगा सर प्रतिकर्षण बल F बराबर 40/9 न्यूटन ना दिया है ना, ये दिया है। आगे कह रहा है प्रत्येक सिक्का पर आवेश पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्यू का मान पूछ रहा है, ये पूछा है। निकाला जाए, बोलो एक बार, निकाला जाए, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया,
क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा नहीं बताएंगे, बहुत आराम से बताया, तो तुम खिलवाड़ कर रहे थे अपने भविष्य के साथ, तुम बातचीत में बिजी थे इसलिए नहीं समझे, अब दोबारा के बारे मत कहना, बातचीत कर रहे थे, इतने आराम से समझाया मैंने। सर जी बोर्ड को काला कीजिए, भाई यही में बिजी रहो बस, तुम बोर्ड को काला कीजिए, कह रहे हैं कल से कर देंगे, अभी मेरे हाथ में नहीं है, बोर्ड लाल हो चुका है, देखो अब कितने भी पेज जोड़ेंगे ना बोर्ड लाल निकल के आएगा, काला है या नहीं है, कल से काला कर देंगे, समझे? आज लाल में पढ़ लो ना। नहीं हमको तो काला चाहिए। हाँ चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब भाई सॉल्यूशन हो जाए, क्या हो जाए? सॉल्यूशन हो जाए, है ना? सॉल्यूशन हो जाए, स्क्रीनशॉट लेना है ले ले भाई, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। लो कह रही है निधि, एक बार बात करियो, करो, देख रहे हो? एक लड़का हैप्पी बर्थडे गुरुजी कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है आई लव यू सर। देखो पहले सवाल करो, फिर सॉल्व करो, फिर उसके बाद जो करना है करो, पहले सवाल पे ध्यान दो बस, ठीक है? तो F बराबर इतना, Q बराबर इतना, अब जो है आपको Q निकालना है, आपको R दिया है, F दिया है, कैसे फॉर्मूले से निकलेगा भैया? सब बच्चे मुझे कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, हमें समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। अच्छा इसमें तुम कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे? तुमको कूलम का नियम सिखाए हैं, बल का फॉर्मूला सिखाए हैं, बस वही लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम बल का ही लगा सकते हैं और हमारे पास चांस कौन सा है, हम और कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा लेंगे? आप बताओ, क्या हम तीव्रता का फॉर्मूला लगा पाएंगे? नहीं लगा सकते। तीव्रता कहीं दी है, पूछा है कहीं? नहीं पूछा, हम क्यों लगाएंगे तीव्रता का फॉर्मूला, है ना? तो हम सिर्फ बल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, कूलम वाला जो कूलम ने दिया था। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये तो यूजलेस क्वेश्चन है, यहां तुम और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? तुम मुझे ये बता दो। F इज इक्वल टू क्यू ई लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, ई दिया नहीं है तुमको, है ना? तुमको आर दिया है, बल दिया है, तो बल लगाओ कूलम का नियम। कूलम का नियम कितना है भाई? कूलम का नियम, कूलम का नियम, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू कितना? के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही होता है कूलम का नियम, यही होता है ना जी? के की जगह क्या रखते हो? 9 गुणे 10 की घाते 9, यही रखते हो, ठीक है? के की जगह क्या रखते हो? 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 की जगह क्या रखा है? क्यू। Q1 की जगह क्या रखा है? क्यू। Q1 भी क्यू, Q2 भी क्यू, दोनों ही क्यू, क्यू 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 क्यू। तो यहाँ पे Q1 की जगह भी क्यू, Q2 की जगह भी क्यू, और इनके बीच की जो दुरिया है, दुरिया यानी आर, आर का माने 4.5, 4.5 का स्क्वायर यानी 4.5 गुणे 4.5। कौन बच्चे यहां तक समझ पा रहे हैं? बताओ बताओ। अच्छा एफ का वैल्यू भी तो दिया है, कितना दिया है एफ का वैल्यू? 40/9, रख देंगे 40/9, का ही दिक्कत आ रही है भाई? कौन कौन बच्चों को यहां तक दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो भाई। अब यहां पे मुझे निकालना क्या है? क्यू, क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर। क्यू, क्यू माने क्या? क्यू का स्क्वायर। क्या बतिया समझ पाए? हाँ सर समझ पा रहे हैं, हल्का हल्का। 4.5 से 9 कट जाएगा 2 बार में, जानत हो 4.5 दुगुना होते 9, है ना? तो 4.5 से 2 कट गया 9 बार में, और काटें 2 से काट देंगे 40 20 बार में। कई बार में? 20 बार में। कहोगे सर काट दीजिए, हमको क्या जा रहा है? 4.5 से 9 काटेंगे कै बार में? 2 बार में। 2 से काटेंगे 20 कै बार में? 10 बार में। कौनो दिक्कत समस्या यहां तक? नहीं सर कुछ दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है। आगे देखो ना, फिर यहाँ बचा 10 बस, बाकी सब कट गया, इधर बचा 10 की घाते 9, क्यों क्यों क्यों? तो क्या क्या बचेगा हमारे पास? अगला पन्ना में आ जाइए, बायां तरफ बचा सिर्फ 10, दायां तरफ बचा 10 की घाते 9 गुणे क्यों 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 बन गया क्यों स्क्वायर, ये बन गया क्यों स्क्वायर। इधर 10 की घाते 9 गुणा है, इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा, बटे में 10 की घाते 9 हो जाएगा। कौनो दिक्कत? कहोगे सर का ही दिक्कत होगा इसमें हमको। अच्छा जब यहां दिक्कत नहीं आ रहा है तो फिर एक काम कर दो, एक काम ये कर लो कि यहाँ पे 12 3 से गुणा कर लो, भाग कर लो। देखो यहाँ पे मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि भैया यहाँ पे क्या कर लो ना, गुणा भाग कर लो। मतलब कि देखो
100 से गुणा 100 से भाग, ऐसे कर लो, 100 से गुणा 100 से भाग, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। ऊपर नीचे 100 से गुणा 100 से भाग कर लिया, कहोगे सर इसमें क्या ही दिक्कत है, ऊपर नीचे गुणा भाग किए कट जाएगा, है ना, 1 फिर से वापस आ जाएगा। चलो ठीक है, आप इतना बात समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 100 और ये 0, ठीक है, यहाँ पे हम चाहे तो काट सकते हैं 1 0 1 0 और बहुत से कुछ काट सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि मत ही काटो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कहोगे सर ना काटें, आप कह रहे हैं नहीं काटेंगे, तो मत काटो। देखो इसको रखो 100 शांति से, 100 रखो, ठीक है, गुणा में ये 10 की घाते क्या है, 1 है बेचारा, 10 की घाते 1, और ये 10 की घाते 2 है, कितना है 10 की घाते 2, 9 और 2 नीचे कितना होगा बताओ, 9 और 2 कितना हो गया, 9 10 11, 9 और 2 कितना 11, 11। बात समझ पाए, 9 इसके पास, 10 की घाते 2 इसके पास है, 9 और 2 मिलकर के क्या बन गए, 11 बन गए। बराबर बताइए कितना है, क्यू का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये 11 ऊपर जाएगा, अब ये 11 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 11 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये तो 100 है, ये 10 है, 10 का 100 से गुणा करो कितना हो जाएगा 1000, गुणे 10 की घाते माइनस का 11, 10 की घाते माइनस का 11 बराबर क्यू का स्क्वायर। अब इसमें आप दो ही चीज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, यहां पे आप ये कर सकते हो कि यहां पे एक 10 से गुणा एक 10 से भाग भी कर सकते हो, या फिर आप इसको देखो ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे एक 10 से गुणा एक 10 से भाग कर दो तो फिर मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको 10 की घाते 12 बनाना है, क्या बनाना है, 12 बनाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जैसे शुरू से चलो फिर से देखो, फिर से देखो, शुरू से देखो, ये सबको यहाँ पे समझ में आया था, पहले सब बच्चे बताओ यहाँ पे सबको समझ में आया था, यहाँ पे समझ में आया था। पावर ओवर लगाने वाला तो मैं अभी समझा दूंगा, पावर ओवर का कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक बताओ सबको समझ में आया था, है ना, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। चलो फिर एक बार फिर से इसको मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से वैल्यू रख करके एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। चलो एक बार देख लो ध्यान, फिर से वैल्यू रख करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, एफ का वैल्यू कितना रखे, 40/9 मैंने रखा। ठीक है सर, क्यों के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 की घात 9, मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू भी Q, तो Q इंटू Q हो गया। ठीक है, बटे में नीचे R का स्क्वायर, यानी R का स्क्वायर करना है, माने 2 बार लिखना है, यानी 4.5 × 4.5 लिखना है। 4.5 से 9 काटा, 4.5 दूनी 9 होता है, इस 4.5 से 9 काटा, 2 बार में काटा। ठीक है, 2 से 40 काटा, कितनी बार में, 20 बार में काटा। ठीक है, और 2 से 20 काटेंगे, 10 बार में काटेंगे। ठीक है, सब कट गया, 10 बचा, 10 की घाते 9 Q इंटू Q। ठीक है, क्या बचा, 10 बचा, 10 की घाते 9 Q इंटू Q बचा। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसके बाद फिर से समझो, सब चीज फिर से समझ लो, एक बार दोबारा समझ लो, ताकि आपको आसान हो जाए, कहीं दिक्कतें ना आए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे आया 10 की घाते 10 बचा है, 10 की घाते 9 बचा है, चाहो तो इसको बटे में ला लो, चाहो तो इसको बटे में ला लो, ऐसे कर लो। देखो 10, इसकी घाते कितनी है, 1 है, और ये 10 की घाते 9 इधर आएगा तो बटे में नीचे चला जाएगा, 10 की घाते माइनस प्लस का 9 आएगा। क्यों, क्योंकि इधर देखो गुणा है, इधर आएगा तो शांति से भागे में आएगा, इसमें माइनस प्लस नहीं लगेगा, जो जैसा है वैसा ही आएगा। बराबर देखिए इधर बचेगा Q इंटू Q का स्क्वायर। अब देखिए +9 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -9। आपको ये बात पता है, 10 की घाते +9 ऊपर जाता है तो -9, तो 10 की घाते 1 गुणा 10 की घाते -9 बराबर Q का स्क्वायर। ये कर लीजिए। और देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें -9 में से +1 चला गया, कितना बचा आप बताओ, -9 + 1, आप कहोगे सर -8 बचा। Q का स्क्वायर बराबर, Q का स्क्वायर बराबर। अब यहां पे आप चाहो तो Q का स्क्वायर बराबर कैसे कर सकते हो बताओ जरा मुझे। अब इसका स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, इसका स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, 10 की घाते -8। आपको मैं एक चीज बता दूं, जब 10 की घाते -8 का रूट लगता है तो 10 की घाते 8 का आधा कर दो। जैसे अगर रूट में अंदर हो 10 की घाते 12 तो अंदर बाहर निकलेगा 10 की घाते 6, माने ये 2 से भाग करके निकलता है हमेशा। ठीक है, अगर रूट के अंदर होता 10 की घाते 6 तो बताओ कितना निकलेगा बाहर, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। 10 की घाते 6 हो रूट के अंदर, कितना बाहर निकलेगा, 10 की घाते आधा, 6 का आधा कितना 3, 6 का आधा कितना 3।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी रूट के अंदर अगर माइनस में भी है तब भी, अगर -12 है तो -6 निकलेगा, -6 है तो 10 की घाते कितना बाहर निकलेगा रूट से निकलेगा 10 की घाते -3। बात समझ गए। अब बताओ 10 की घाते -8 है तो रूट से कितना बाहर निकलेगा, 10 की घाते -8 से रूट से कितना बाहर निकलेगा। आप कहोगे सर 10 की घाते -4 बाहर निकलेगा, क्यों, क्या इतना बात समझ गए। कहोगे सर हाँ समझ गए, 10 की घाते -4 होगा, तो Q बराबर तो 10 की घाते -4 कूलम आ गया। लेकिन आंसर तो माइक्रो कूलम में दे रहा है, आंसर किस में दे रहा है, माइक्रो कूलम में। तो यहां पे 100 से गुणा 100 से भागे कर लो, 100 से गुणा 100 से भाग कर लो। 100 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा 100 एकम 100, 100 ऐसे रखो, 100 आगे कर लो, ये 10 की घाते -4 कर लो, और ये नीचवा का है 10 की घाते 2, 10 की घाते 2 है ना प्लस में। 100 मतलब क्या होता है, 100 मतलब होता है 10 की घाते 2 ना, 2 जीरो है तो 10 की घाते 2, तो 10 की घाते 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 की घाते -2 बनेगा। बताओ कितना हो जाएगा, 100 गुणे -4 -2 मिलके कितना बन जाएगा, -6 कूलम में। और आपको पता है 10 की घाते -6 कूलम कितना होता है, माइक्रो कूलम। कितना होता है, माइक्रो कूलम। 10 की घाते -6 कूलम को क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम बोलते हैं, ऐसे सिंबल बनाते हैं, 10 की घाते -6 को माइक्रो कूलम। ये आगे आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, 100 माइक्रो कूलम का कौन सा ऑप्शन होगा, पहला नंबर ए। समझ में आया सब बच्चों को, जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, आ गया, आ गया, हाँ सर। नहीं क्यों बता रहे हो भाई, 2 बार बताए हैं, मिटा मिटा के फिर से सॉल्व किया है, कॉपी पे देखो। पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं आया तो इसकी तुम्हारी गलती है। क्या गलती है सर मेरी, बताइए। आपकी गलती ये है कि आप कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ देख रहे थे। देखने से दुनिया में कोई चीज नहीं आती, जब तक हम कॉपी पेन लेकर के खुद से बैठ करके हल ना करें। बात समझ में आ रही है। टीचर 10 बार बता देगा तब भी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे उसे बनाने का। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप को खुद से बनाइए। मैंने जहां जहां जैसे जैसे किया, जो जो बताया वैसे खुद खुद बनाते चलिए। खुद पे मेहनत करनी होगी, नहीं कर रहे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए बताइए, आ गया तो इसको बताओ, फिर से देख लो एक बार सब बच्चे, देखो 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 देखो, ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है, इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, दो लो। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज, ये हो गया सेकंड पेज, डन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ सर अगला क्वेश्चन, चलो अगला 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 है भाई, अगला है हाँ ये क्वेश्चन मैं लाया था, ये क्वेश्चन मैं लाया था बहुत पहले। एक बच्चे ने कहा, सतीश कुमार ने कहा सर ये क्वेश्चन नहीं आया मुझसे, मैं बता दीजिए फिर से क्लास में। तो देख लो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज me electron mass of electron is 9 into 10 to the power minus 31 kilogram and electron is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 kilogram, take 1/4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 to the power 9। इतना सारी चीजें मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं क्वेश्चन। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में क्वेश्चन लिख दीजिए, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, किसी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच बीच आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण कारण त्वरण, त्वरण, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, त्वरण क्या होगा, क्या होगा जबकि, जबकि when they are इतने पोलराइज, हाँ जबकि वे प्रारंभ में, प्रारंभ में 1.6 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हों, की दूरी पर स्थित हों, की दूरी पर स्थित हों, स्थित हैं। चलो भाई बताओ, 4 ऑप्शन है, नीट का क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ था, आसान क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। आप बताओगे इसे,
किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल के कारण त्वरण क्या होगा जबकि प्रारंभ में वे 1.6 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। भाई साहब त्वरण पूछ रहा है, त्वरण तब निकाल पाओगे जब बल निकाल लो, त्वरण तब निकाल पाओगे जब क्या निकाल लो, बल निकाल लो। हल देखो, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी r मुझे दी है, कितनी दी है r, 1.6 एंगस्ट्रॉम दिया है। क्या आप एंगस्ट्रॉम जानते हैं कितना होता है? नहीं जानते तो जानिए, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है एक एंगस्ट्रॉम में? 10⁻⁻10 मीटर। तो ऐसे लिखेंगे, 1.6 लिखा, एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिखोगे, गुणे 10⁻⁻10 मीटर। इतनी दूरी हुई है, कितने किसके किसके बीच में है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन, इसका आवेश Q1, प्रोटॉन इसका आवेश Q2, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? कहोगे सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस में होता है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? इतना ही होता है। प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश है, दोनों पर उतना ही आवेश होता है, एक का माइनस होता है एक का प्लस होता है, एक का माइनस एक का प्लस, लेकिन दोनों पर आवेश में परिमाण मात्रा में उतना ही है। बात समझ में आ गई? तुझे ना बाद में बताऊंगी लड़कों का प्रॉब्लम, कौन से बातें चल रही हैं कमेंट बॉक्स में। मैं तुम लोग के कमेंट पढ़ता हूं, तुम लोग पुराने डॉपलर प्रभाव में जा जाके कमेंट कर रहे हो क्लास 11th की क्लासेस में। क्या क्या चलता रहता है जी तुम लोगों की क्लासेस में। कल मैं पढ़ रहा था कमेंट बॉक्स में, मैंने कमेंट किया, और बेटा कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चे ने पता है क्या कहा? कहा कि ये सर नहीं है, कोई फेक आईडी से कमेंट कर रहे हैं, कोई फेक आईडी से कोई लड़का बना लिया है सर के नाम से आईडी और फेक आईडी से कमेंट कर रहा है। मैं अपने ही डाउट बॉक्स में रिप्लाई करता हूं, बच्चों को यकीन नहीं होता कि मैं रिप्लाई कर रहा हूं, लगता है कोई फेक आईडी से सर रिप्लाई कर रहे हैं। मेरी आईडी में मेरी फोटो है, सब कुछ है, जाकर के देखोगे तो रिप्लाई मिलेगा ना। लगता है कि कोई फेक आईडी से रिप्लाई कर रहा है। अरे मैं सबका कमेंट देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, बहुत सारे लोगों को सुबह मैं बैठता हूँ बड़े आराम से सबका रिप्लाई करने। बताओ जल्दी इनके बीच में कितना बल लगेगा भाई? कहोगे सर बल निकालना है, बल बराबर तो फॉर्मूला सिंपल है, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कूलम नाम के वैज्ञानिक हमको बता के गए थे 1785 में, तो फिर भाई बता देंगे बल F बराबर कितना, K का वैल्यू 9 गुणे 10⁻9। पता है सर Q1 का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक प्रोटॉन हो गया, दोनों आवेश हम रख दिए। R कितना, दूरी कितना दी है, इतना दूरी दी है भाई, दूरी का स्क्वायर करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करते हैं बताओ? उसी चीज को 2 बार लिख देंगे, तो गुणा में हम इसी चीज को निचवा 2 बार लिख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ऐसे करके। बात सबको समझ में आ गई यहां तक? किसको यहां तक नहीं समझ में आया? किसको यहां तक समस्या है? मुझे क्यों समस्या है भाई, क्यों समस्या है? अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें माइनस और प्लस रख दीजिए, Q1 की जगह प्लस रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन है और फिर प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जगह प्लस और इलेक्ट्रॉन की जगह माइनस। ये समस्या है क्या? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक प्रोटॉन का आवेश, दोनों के बीच कुछ दूरी दी थी, हम कह रहे हैं बल निकालना है। बल कैसा होगा? आकर्षण प्रकृति का बल होगा, इलेक्ट्रॉनवा प्रोटॉनवा का अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर तरफ बल लगाएगा, उधर खींचेगा, कहेगा पास पास आएंगे हम दोनों, है ना? यही तो है। तो फिर बल का फॉर्मूला यही तो होता है, के 9 गुणे 10⁻9, के का वैल्यू Q1 रख दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q2 रख दिया, प्रोटॉन का आवेश। अब देखो कभी भी याद रखो, क्या रखो, याद रखो, याद रखो, मैं लिख दे रहा हूं, याद रखो। क्या याद रखना है? जब कभी भी F का फॉर्मूला लगाओगे, बल का फॉर्मूला लगाओगे, आवेशों का साइन नहीं रखोगे, आवेशों का साइन नहीं रखोगे। आवेश चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, कोई भी साइन उसका यहां पे नहीं रखेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? बल जब भी फॉर्मूला F का लगाओगे आवेशों का साइन नहीं रखोगे। हाँ चलो अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो भाई साहब, कुछ कटेगा
कुछ कटता दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। 1.6 से 1.6, 1.6 से 1.6 कट गया। क्या क्या बचा? f बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे में -19 बताओ कितना होगा? 10 की घाते -19 बताओ 10 की घाते कितना हो जाएगा? -19 मिलके 19 19 38। हाँ -38 कितना बनेगा? 10 की घाते -38। भाई इतने आराम आराम से बता रहा हूं आपको, इतने आराम आराम से पूरी दुनिया में कौन बताएगा भाई? -10 मिलके बताओ कितना होगा? -10 मिलके कितना होगा? कहोगे सर माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 ऊपर जाएगा क्या बनेगा? माइनस का 20 ऊपर जाएगा क्या बनेगा? कहोगे सर निचवा माइनस का 20 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 बन जाएगा। बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पे कह दिया 10 की घाते ऊपर गया प्लस का 20 बन गया। बताओ समझ में आया? आ गया। माइनस पावर ऊपर जाती है तो प्लस पावर बन जाती है। 1.6 में कोई आवेश नहीं लगेगा, इसमें आवेश लगेगा, इसमें माइनस लगेगा। अच्छा, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज, सर आप तो कहे माइनस नहीं लगाएंगे, यहां माइनस कहे लगाए हैं पावर में। अरे -19 शो कर रहा है, बहुत छोटा नंबर है यार। माइनस प्लस साइन कुछ शो कर देगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को शो कर देगा, वो यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे परिमाण लिखते हैं बस। तो -1.6 में नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए होता है -1.6, प्रोटॉन के लिए प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लगाएंगे, पावर में लगेंगे। पावर में लगेगा, ये मत कंफ्यूजन आप पावर में भी काट दें प्लस लगा दे सब में। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? 20 10 30 कितना बचेगा? 9 गुणे 10 की घाते, सबको साथ में कर लो यार। देखो 20 में से 38 चला गया, कितना बचा? आप कहोगे सर 18, है ना? -18 में प्लस का 9 कर दो, -18 प्लस 9 कितना हो गया? -9। क्या इतना समझ पाए? क्या इतना समझ पाए? कौन बच्चे समझ पा रहे हैं भाई? आसान तो है, कठिन है क्या? 38 है, -38 19 19 38 बना, नीचे नीचे देखिए माइनस माइनस 10 10 -20 हो गया था, ऊपर गया तो क्या हो गया? प्लस का 20 हो गया। प्लस 20 में से 38 निकल गया, प्लस 20 में से 38 घट गया, कितना बचा? माइनस का 18 बचा। माइनस के 18 में से प्लस का 9 हो गया, माइनस के 18 में से प्लस का 9 हो गया। -18 + 9 कितना होता है बताओ? -18 + 9 माइनस का 9 बचेगा। घटाना तो जानते हो ना? घटाना नहीं जानते? अच्छा, तो F बराबर इतना आ गया, इतना न्यूटन आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि हमें ये थोड़ी पता पूछना था आपसे, ये कह रहा है कि त्वरण क्या होगा। भैया त्वरण पूछ रहा है ना, ये तो त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा बताओ? F = आप सभी जानते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे न्यूटन का, ma पढ़े हैं आप? a बराबर यहां से कितना होगा बताओ? a बराबर होगा F/m। m जो गुणा में है a के बगल में, इधर आएगा तो भगवा में चला जाएगा, F/m। तो त्वरण का ये फॉर्मूला आएगा, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान, यही से त्वरण निकलेगा। निकालें, a बराबर F/m। F कितना दे दिया? F कह रहा है 9 गुणे 10 की घाते -9, रख दो यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते -9। और निचवा क्या है? m। क्या m दिया है प्रश्न में? जरा देखो, क्या m प्रश्न में दिया है? ये देखो दिया है 9 गुणे 10 की घाते -31, दिया है ना m। 9 गुणे 10 की घाते -31, यही रख दो, यही रख दो बेटा। 9 गुणे 10 की घाते -31। इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है द्रव्यमान, उसने रखा है कि इलेक्ट्रॉन भाई अपनी तरफ खींचेगा त्वरण से। प्रोटॉन बैठा है शांति से, इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज्यादा भारी है, कौन हल्का है? प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन सटाक से उसकी तरफ खिंच जाएगा, हल्का चीज खिंच जाएगा भारी की तरफ, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे द्रव्यमान रखेंगे, और ये -31 ऊपर जाएगा, +31 बन जाएगा, 9 से 9 फिर निपट जाएगा। a बराबर 10 की घाते -9, तो ऊपर वह पहले ही बैठा था, -31 ऊपर चला गया, प्लस का 31 हो गया। अब आप 31 में से 9 घटा के मुझे बता दो, कौन बच्चा 31 में से 9 घटा सकता है? हमको तो नहीं आता, आप बताओ। हमको अवे नहीं करता, हम सीखबे नहीं भरे एक अच्छा 2 में गणित। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? कोई बच्चे 21 बता रहे हैं, कोई 22 बता रहे हैं।
22, ठीक है। अब बताओ कितना लगेगा मात्रक किसका? मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 4 ऑप्शन है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? एक में 10 की घाते 24, एक में 10 की घाते 23, एक में 10 की घाते 22, एक में 10 की घाते 25। मुझे तो सी नंबर ऑप्शन आया है सही, सी नंबर ऑप्शन आया है सही, 10 की घाते 22। कब आया था? नीट में आया था अक्टूबर में 2020 में क्वेश्चन। बहुत कठिन था क्या? क्या बहुत कठिन था क्या? ऐसी पढ़ाई और कहीं मिल सकती है कि 12th के बच्चा नीट की भी क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हो, जेई का भी सॉल्व कर दे रहा हो। सिर्फ ये विद्याकुल पे ही पॉसिबल है, क्योंकि हम यहाँ पे जान लगाते हैं, बाकी सब यहाँ पे जो है ना सिर्फ हवाबाजी करते हैं पूरे बिहार में। एक हम लोग हैं जो जान लगाते हैं आपके लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए। ऐसी पढ़ाई पढ़ाएंगे जो आपके 12 में भी काम आएगी, 12 के बाद भी काम आएगी। 12 में तो टॉप करोगे ही करोगे, 12 के बाद भी टॉप करोगे। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10 की घाते -7 कूलम का आवेश आ जाए? अनूप कुमार पटेल ने ये क्वेश्चन पूछा है भाई। अनूप बाबू ने एक क्वेश्चन पूछा है, जल्दी बताओ। ये सी का है जी। छोड़ो अब सी को छोड़ दो, आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, सी छोड़ दो। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं? अच्छा आप मुझे बताओ, कोई एक सिक्का है, उदासीन है बेचारा, कैसा है? उदासीन, उदास है। अब इस उदास सिक्के से अगर मैं इतने कूलम का आवेश बाहर निकाल लूं आवेश, अरे इलेक्ट्रॉन समझ लो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, तो इस बॉडी पर, इस सिक्के पर कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश की ऋण आवेश? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर इस सिक्के पर कितना आवेश आएगा? धन आवेश की ऋण आवेश? कौन बच्चा मुझे बताएगा? मैं सब बता चुका हूं, मैं सब बता चुका हूं आपको, आप बताओ। नो 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 क्या होता है जी? धनावेश की ऋणावेश? सी, बस करो। हे सी बस करो अब। कौन बच्चा है ये कमेंट किया है? 1 मिनट में देख लेता हूं थोड़ा सा, किसका कमेंट है। 1 सेकंड रुको तो, कि कौन बच्चा क्या कहा है, किसी की समस्या सॉल्व हो जाए। चला गया यार, तुम्हारा कमेंट मिल नहीं रहा है, बहुत तेजी से कमेंट भाग रहा है। अब बताओ इसको, पहले इसको बताओ। हाँ पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बिल्कुल सही। तो एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितना कूलम आवेश आ जाए? अच्छा आप मुझे बताओ, एक कूलम में कितना आवेश होता है? एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलम आवेश बनाते हैं? एक कूलम आवेश कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं? तो सिंपल तो है, आप सब जानते हो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाते हैं एक कूलम आवेश। एक कूलम आवेश इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं। ये पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, है ना? अगर एक कूलम आवेश इतना इलेक्ट्रॉन है तो कितना कूलम निकाले हो जी? 10 की घाते -7 कूलम आवेश निकाले हो, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान लो कि 2 रुपया का, 1 रुपए का, चलो मैं आपसे कह रहा हूं, 1 रुपए का, 1 रुपया का कितना मिल रहा है? 5 टॉफी मिल रहा है। चलो 5 टॉफी मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बताओ 5 रुपया का कितना टॉफी मिलेगा? आप कैसे निकालोगे? आपका जवाब सीधा होगा, 5 गुणे 5, 25 टॉफी पाएंगे सर हम, खा लेंगे फिर बांट बांट के अपने सब दोस्तों मित्रों भाइयों में। बढ़िया, हम कह देंगे कि आज हमारा बर्थडे है, आज सब लोग टॉफी खा लो। क्या बात है, 5 रुपए के टॉफी में हमने सबका पेट भर दिया। मजा आया टॉफी खा के। स्वीटी को भी दे देंगे, संध्या को भी दे देंगे, भारती को भी दे देंगे, गौरव को भी दे देंगे, चांदनी को भी दे देंगे, सपना, काजल, सौरभ, सबको टॉफी मेरी तरफ से आज, ठीक है? चलो आगे देखो। तो भाई 5 रुपए में मैंने सबको टॉफी तो बांट दी। अब बारी ये है कि अगर एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो ये कह रहा है कि 10 की घाते -7 कूलम आवेश अगर निकाल रहे हो तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकाले होगे? तो यहां पे एक कूलम में अगर इतना इलेक्ट्रॉन, तो 10 की घाते -7 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन?
तो वही हो गया, अगर 1 रुपया के 5 टाफी तो 5 रुपया में कै टाफी? 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 की घाते -7 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10⁻18 में से गुणा कर देंगे 10 की घाते -7 से, गुणा कर दो, 18 में से 7 घट जाएगा, ए भी पावर में, ए भी पावर में, 18 है 10 की घाते -7, 18 में से 7 घटा दो, कितना आएगा बताओ? 18 में से 7 घटाओ, कितना आएगा 10 की घाते? कहोगे सर 11, 11 7 18 ना होता है। आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लीजिएगा इस सिक्का से, कितना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा? इतना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो कितना आवेश आएगा इस सिक्का पर? इस सिक्का पर आएगा 10 की घाते -7 कूलम का आवेश आ जाएगा। और वो कैसा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। कैसा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। ठीक है, चलो आगे समझ जाओ। ये हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस सिक्के से। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आपके लिए एक चीज है, बढ़िया चीज है आपके लिए, बढ़िया चीज है, रेफर एंड अर्न। विद्याकुल लाया एक बहुत ही शानदार चीज। मुझे ये शानदार पता है पर्सनली कैसे लगी। कई सारे बच्चों ने जो कभी कभी 4,000 5,000 पिछले साल बच्चों ने बैच खरीदा था, तो बहुत सारे गरीब ऐसे बच्चे थे कि जो रेफर एंड अर्न कर करके अपने दोस्तों साथियों मित्रों को सिर्फ शेयर कर करके उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अपने बैच की फीस तक वापस पा ली। तो रेफर एंड अर्न बहुत ही शानदार तरीके चीज है कि हमारे क्लास में, स्कूल में, मित्र में जितने भी दोस्त साथी हैं, अगर हम उनको शेयर करेंगे, यहाँ पे जब ऐप खोलोगे तो कोने में रेफर एंड अर्न आएगा, वहां पे जब क्लिक करके शेयर करोगे इस ऐप को, तो आपका दोस्त अगर इस ऐप को पहली बार इंस्टॉल करता है, पहली बार आपके लिंक से खोलता है, इंस्टॉल करता है, तो उसको आपको मिलेगा 10 रुपया, आपको मिलेगा 10 रुपया। और आपके दोस्त ने अगर बैच वैच खरीद के यहाँ पे पढ़ाई कर ली, क्यों पढ़ाई करेगा भाई आपका दोस्त? आपका दोस्त क्यों यहाँ पे एडमिशन लेगा? इसलिए एडमिशन लेगा क्योंकि अगर वो क्वालिटी एजुकेशन चाहता है, अगर वो ऐसी एजुकेशन चाहता है कि जो पूरे बिहार को बदलने वाली हो, जो पूरे बिहार में सारे सिर्फ वादा करते हैं, झूठे वादे, हम उन वादे को पूरा करते हैं, एक ऐसी एजुकेशन, अगर वो ऐसी एजुकेशन चाहेगा तो बिल्कुल वो बैच को लेगा। और लेगा तो भाई साहब आपके 100 रुपए पक्के, आपके 100 रुपए पक्के, और आपका दोस्त को 10% का ऑफ हो जाएगा, आपका दोस्त बढ़िया 10% ऑफ पे ले लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,000 का अगर कोई बैच है तो उसको 400 रुपया ऑफ हो जाएगा, 3600 का बस पड़ेगा। और अगर 3,000 का कोई बैच है तो उसको 300 रुपया ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 10% का ऑफ हो जाएगा आपके दोस्त को, और आपको मिलेगा इसके बदले 100 रुपया तुरंत ही। तो ये चीजें हैं, घर घर क्वालिटी एजुकेशन आप पहुंचाइए, मदद करिए, विद्यामित्र बनिए। आप बनते हो इस तरीके से विद्यामित्र। ठीक है, चलिए अब लास्ट चीज देख लेते हैं, फटाफट से लास्ट चीज देख लेते हैं। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तुलना कैसे होगी वैद्युत बल के गुरुत्वाकर्षण बल से? देखिए दोनों, एक वैद्युत बल है, एक गुरुत्वाकर्षण बल। मैं समझाता हूं। मान लीजिए दो द्रव्यमान वाले पिंड स्थित है, एक m1 है, इसका द्रव्यमान m2, और दोनों के बीच में दूरी r है। आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है इस चीज को, न्यूटन का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या कहे थे न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा था अगर कोई m1 द्रव्यमान का पिंड और m2 द्रव्यमान का पिंड r दूरी पर स्थित है, एक दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और वो आकर्षण बल कैसा होगा बताइए? वो आकर्षण बल F बराबर होगा G m1 m2 अपॉन में r²। ये होता है, जहां पे ये G जो है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक के साथ मान है। G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब दोनों पिंडों के बीच में चाहे आप ताप, दाब, विभिन्न परिस्थिति, चाहे आप कोई भी माध्यम रख दो, कुछ भी कर दो, तब भी दोनों पिंडों के बीच में बलवा उतना ही लगेगा, बल का मान नहीं बदलेगा, G का मान नहीं बदलेगा। तो G का मान कभी भी दो पिंडों के बीच रखे हुए माध्यम पर निर्भर नहीं करता। उनके बीच में कुछ भी भर दीजिए, परावैद्युत पदार्थ भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए, G का मान उतना ही रहेगा, नहीं बदलेगा। इसलिए G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
इसका मान फिक्स है साथियों, इसका मान फिक्स है, इसका मान नहीं बदल सकता। तो G की वैल्यू फिक्स है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। किसने बताया था? न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। बाद में पता चला कि अगर किसी भी दो आवेश को R दूरी पर रखा जाए, दो आवेश Q1 Q2 है, इनको R दूरी पर रखा जाए, तो इनके बीच जो बल लगता है F, वो भी होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये भी तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे दो आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, वैसे ही दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का भी फॉर्मूला वैसे ही है। दोनों लगभग लगभग सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ के का वैल्यू अलग है। यहाँ के जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ के निर्भर करता है माध्यमों पर, यहाँ के निर्भर करेगा, मतलब ये दोनों आवेशों के बीच का माध्यम अलग होगा तो फिर अलग होगा, है ना। सर छुट्टी दे दीजिए। हाँ मिल गई छुट्टी, मिल गई छुट्टी, मिल गई छुट्टी, मिल गई छुट्टी, चाहिए ना, मिल गई छुट्टी। देखो ध्यान से देख लो बस, इसको देख लो फिर चाहो छुट्टी। वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है। जो वैद्युत बल है, दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, वो आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लग रहा है, जो सूर्य पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लग रहा है, वो कौन सा बल है? वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और वो सिर्फ आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का नहीं हो सकता। कभी भी पृथ्वी चंद्रमा को ढकेलेगी नहीं, हमेशा खींचेगी। इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का, जबकि जो हमारा कौन सा बल, वैद्युत बल, या आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। देखिए क्या लिखा है, वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। इससे यह पता चलता है कि आवेश दो प्रकार का हो सकता है, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। द्रव्यमान तो द्रव्यमान होगा, आवेश दो प्रकार का हो सकता है, एक माइनस एक प्लस, जिसके कारण आकर्षण भी होता है, और प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण भी हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पे निर्भर करता है। आपने पहले ही पढ़ लिया कि देखिए मैंने समझाया था ना, पानी रख देंगे दुई आवेशों के बीच में तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बढ़ाए थे ना, 160 न्यूटन था वायु में, लेकिन पानी रखने पर 2 न्यूटन बचा था। बताए थे ना, अभी बताए थे, अभी बोलो हाँ। हाँ सर। तो भैया आवेश को जो रखा होता है ना, विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पे निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। पानी है तो बल कम लगेगा, वायु है तो बल ज्यादा लगेगा, है ना। तो माध्यम पे निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पे निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही लगेगा। तीसरा देखिए, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रबल होता है, याद रखने वाली बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, उदाहरण के लिए दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना होता है। अगर दो प्रोटॉन के बीच में निकाला जाए वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों का अनुपात लिया जाए, तो आपका आएगा 10⁻36। कितना आएगा? 10⁻36। कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा? आप कहोगे 10⁻36। और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच या और भी अधिक होता है, 10⁻43। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है? 10⁻43। याद रखिए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है? 10⁻43। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है? 10⁻36। बात समझ में आ गई सबको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी यार, स्क्रीनशॉट क्या करोगे? हो गया सबका स्क्रीनशॉट? डन। चलो आगे देखो, अगले आगे देखिए फास्ट ट्रैक रिवीजन। आपने आज सब कुछ सीखा। आपने सीखा F = K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आपने बस ये बल ही फॉर्मूला देखा था, ठीक है। K का वैल्यू बाद में साथ में आपने ये भी तो देखा कि भाई साहब अगर दो पिंड स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर, ये भी तो देखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब जो है होमवर्क आपका है कि ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी है इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में, ठीक है। और क्लास पीडीएफ जब क्लास हो जाया करे तो क्लास पीडीएफ से एक प्रॉपर शानदार तरीके से अपने हाथ से लिख करके सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाया करो, बढ़िया लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करो।
और अगली क्लास आपकी जो होगी वो होगी गॉस की, गॉस की प्रमेय वगैरह पढ़ाएंगे, फ्लक्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पढ़ लेंगे, तीव्रता, ठीक है, द्विध्रुव के कारण तीव्रता, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण तीव्रता पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन ये है कि आप हमारे प्यारे से बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल बिहार को बदलने के लिए हम लोगों की एक प्यारी सी मुहिम है, इसमें हमारा साथ दीजिए। हम शिक्षा को एक उच्च स्तर तक ले जाना चाहते हैं बिहार में, इसमें हमारा साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ पढ़ाएं, हम चाहते हैं कि बिहार का कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। आप इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दबा करके, जितना कर सकते हैं। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है। साथियों, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे बस इतना मांगता हूं, बस, ठीक है। इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी साथियों का। जुड़े रहे हमारे हुंकार बैच के साथ और यकीन रखें जीत हमारी होगी। 10 बजे मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।